सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राजीव का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2024 और शर्ट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो जानना ना सब मिलते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 2024 शर्ट नंबर 3 822 HX, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा 26 156 का लासा 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा, उसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला लिख रखा हमने, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब इसका मासा कितना है, मासा तो पता नहीं है, लेकिन लासा कितना है, लासा 156 है, तो यहाँ पे 156 लिखेंगे बराबर पहली संख्या हमारी 26 है और दूसरी संख्या 156 है। तो प्यारे बच्चों 156 से 156 ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। 156 से 156 चला जाएगा, तो हमारा मासा बराबर बचा है 26। तो ये इसका आंसर आ गया। दूसरा समझिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो प्यारे बच्चों, सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो सहभाज्य युग्म कहलाता है। चलिए देखो बेटा, ये दोनों संख्याएं 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, तो इन दोनों का मासा 7 हो जाएगा, तो ये वाला विकल्प नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 31 सेकंड 31 31 93, ये दोनों संख्या 93 से कटेंगे और ये दोनों संख्या हमारे 2 से कट जाएंगे। तो हमें वह युग्म ढूंढना है जो किसी से ना कटे, यानी कि दोनों संख्या आपस में कट, यानी किसी एक संख्या से ना कटे। जैसे कि ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, ये दोनों संख्याएं 31 से कट रही हैं, ये दोनों संख्याएं 7 से कट रही हैं, लेकिन ये दोनों किसी से नहीं कट रही हैं, दोनों कटनी चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि दोनों कट जाएं, सिर्फ एक को छोड़ के। तो यही वाला हमारा विकल्प हो जाएगा बी। सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो। तो यहाँ पे 18 और 25 का मासा 1 होगा, यहाँ पे मासा 31 होगा, यहाँ पे मासा 2 होगा, यहाँ पे मासा 7 होगा, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात, यानी कि दूरी होगी। ये तो आपने कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी हम कराए दे रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 5,0 -12,0 बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है बेटा हमारा √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ये सूत्र होता है हमारा। मान लगा देंगे, x1 का मान 5 और x2 का मान -12 है, तो प्लस का 12 हो जाएगा प्लस, और y1 का मान 0, y2 का भी मान 0 है, अंडर ये हमारा 17 का वर्ग हो जाएगा। ये 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब ये 2 से ये अंडर कट जाएगा, तो बीच की दूरी हमारी 17 मात्रक निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई हिंदी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो प्यारे बच्चों, छोटी से छोटी संख्या के लिए लासा निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मासा निकालते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या, तो इसका लासा निकालें, लासा निकालने के बाद उसमें 7 जोड़ देंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इसको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 35, 56 और 91, 35, 56, 91। तो प्यारे बच्चों, एक संख्या ऐसी बताओ, देखो एक संख्या ऐसी बताओ जो कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे भाग लगाओ 3 का नहीं 7 का लगाएंगे। देखो जब इसमें 7 का भाग लगाएंगे, 7 पन्ना 35, 7 अट्ठे 56
और 7 एकन 7 और 7 तियां 21। अब यहाँ पर किसी का भाग नहीं लगेगा, एक ऐसी संख्या का भाग लगाना है तो कम से कम 2 संख्याओं में तो भाग लगे ही जाना चाहिए, अकेली संख्या में भाग कभी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर 5 गुणा 8 गुणा 13 और गुणा ये वाला 7। ये संख्या बस चारों संख्या गुणा करना है आपको, तो ये 40 हो जाएगा हमारा। चलिए 40 गुणा और 3 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 4 एकन 4 और 4 नेम 36 और ये 0। तो लास्ट में करा प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 36 47 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। और प्रश्न नंबर 5 तो काफी दमदार प्रश्न है यार। देखो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा। ये समांतर श्रेणी वाला सवाल है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा। तो प्यारे बच्चों 8 के 15 गुणज एक बढ़ा के लिखना है 15, तो यहाँ पे अगला 16 लिखेंगे और बटा 2 हमेशा। एक बार फिर समझिए, देखो 8 के 15 गुणज, 8 के 15 गुणज 15 है तो यहाँ पे बढ़ा के लिखेंगे। ठीक, एक अगर यहाँ 20 होता तो यहाँ पे 21 लिखते, अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 11 लिखते और बटा 2 हमेशा रहेगा। तो 2 एकन 2 और 2 चौकू 2 एकन 2 और 2 चौकू 8, 4 बच जाएगा। तो गुणा करा दीजिए, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 और 16 ये बच गया, और 16 चौकू 64, गलत कर दिया हमने, 15 चौकू 60, ठीक है, 16 छक्का 96 और एक 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 960। 960, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में का ए ठीक सही है। अब आ जाइए छठे पे, देखिए उसको कैसे करना है। छठे में दिया हुआ यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल्य -2 तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों x बराबर -2 यानी x की जगह पे -2 लगा देंगे तो हमें p का मान मिल जाएगा। चलिए कैसे करते हैं देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 6 आ गया हमारा। तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी और बराबर 0, इस प्रकार। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर x की जगह पे -2 लगा देना है आपको। तो यहाँ पे -2 लगाएंगे, यहाँ पर -2 लगाएंगे, -2 माइनस पी बराबर 0। तो ये -2 का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ये भी 4 हो जाएगा, और माइनस पी बराबर 0। देखिए माइनस संख्या का जब आप वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, और प्यारे बच्चों ये इससे कट गया तो माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर आ गया आंसर निकल के 0। ठीक है, तो पी का मान कितना निकला, 0 निकल के आ गया। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर है x अक्ष पर x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। तो इस प्रश्न को हल कैसे करना वो देखिएगा आप लोग। इतने में तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्रश्न बड़ा है थोड़ा। लो बेटा आ गया प्रश्न नंबर 7। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता वे दोनों बिंदु किनारे पर रहते हैं। तो यहाँ पे 5, -2 -3, 2। ठीक है, अब जो हमारा x अक्ष है देखो ऊपर लिख लीजिए, यहाँ पर x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक बराबर होंगे x, 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लेना x, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लो a, यहाँ पे लिख लो b, यहाँ लिख लो p। तो हमें AP के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आप लिख लो AP बराबर PB या BP, बात एक ही है। तो यहाँ पर दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अंडर रूट नहीं लगाते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर, यही सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब यहाँ पे AP लिखा हुआ, तो AP के ये वाले बिंदु लिखे जाएंगे 5, -2 और x, 0। PB, तो यहाँ पे P का -3, 2 और B का है x, 0 लगा दीजिए यहाँ पर। अब मानिए तो x1 का मान 5, x2 का मान x का होल वर्ग प्लस y1 का मान -2 और y2 का मान 0, छोड़ दो उसे, बराबर। अब ये वाले मान रखे जाएंगे, x1 का मान -3 और x2 का मान -x, y1 का मान 2 और y2 का मान 0। चलिए भाई यहाँ से हल करिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग लगाएंगे, ठीक, a माइनस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर ये 25 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 10x हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 बराबर। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, लेकिन सूत्र प्लस वाला ही लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और b, और ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा हमारा। तो इस 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा हुआ 25 माइनस 10 बराबर ये 9 प्लस 3 दूनी 6x। अब यहाँ पर होगा x, ये वाला बचेगा ना, ये वाला, थोड़ा पक्षांतर कर लो, इस 6x को उधर ले आओ, तो -10x माइनस का 6x बराबर 9, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना ये। हम इसको उधर ले आए, इसको उधर ले आए तो माइनस का 25 हो जाएगा इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये माइनस का 16x हो जाएगा और बराबर ये भी माइनस का 16 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस, 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो x बराबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष का निर्देशांक, तो x अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं वो x, 0 होते हैं। तो x का मान लगा लीजिए 1 और 0। तो बेटा ये आ गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो पहले इसके लिए थोड़ा आपको बेसिक समझना पड़ेगा इसका। समझिएगा, जब एक हमारा द्विघात समीकरण दिया होता है तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जब विभक्त कर निकालते हैं, यानी जब d का मान निकालते हैं, यानी d बराबर 0 निकल के आता है, d बराबर 0 निकल के आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल समान तथा वास्तविक। ठीक है। और जब d का मान कोई धनात्मक निकल के आता है, d का मान प्लस के निकल के आता है, तो लिखेंगे मूल असमान तथा वास्तविक। और जब d का मान माइनस निकल के आता है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं मूल काल्पनिक है, या
मूल काल्पनिक है। ठीक, कुछ जगह ये भी लिखा होता है, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है या मूल काल्पनिक है। अब देखिए प्रश्न को, तो हमारा यहाँ पर है नंबर 8, 2x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। तो पहले बच्चों यहाँ पर क्या करना है हमें, a का मान 2, b का मान -5 और c का मान 4। तो d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता हमारा सूत्र। b का मान -5 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2 और c का मान 4। तो ये तो बन जाएगा 25, ये 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस का 7 बचेगा। d का मान माइनस में निकल के आया है। जब d का मान माइनस में निकलता है तो क्या लिखते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, देखो काल्पनिक लिखा हुआ और वास्तविक नहीं है, तो इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा हमारा। अब आप प्रश्न नंबर 9 है उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। जब प्यारे बच्चों दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें दो कंडीशनें होती हैं। क्या क्या होती हैं, पहली होती है संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो लिखा हुआ उसके संगत कोण बराबर होते हैं और उसकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रश्न नंबर 10 है, चित्र में ODC समरूप त्रिभुज OBA, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जिसमें ये वाला कोण हमारा है 125 अंश का और ये कोण 70 अंश का। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। फिर लिखा हुआ OAB। ठीक है, तो इसका मान कितना है ये बताना। तो इस अनसोल्ड को साइड पे लगाते हैं, पहले बनाएंगे हम चित्र। इस प्रकार, अब यहाँ पे इसके नाम है, यहाँ पे लिखा D, यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे लिखा 125, इधर लिखा O, यहाँ पे लिखा A और यहाँ पे लिखा B, और ये वाला कोण ज्ञात करना है। देखो बेटा ये जो प्रश्न है हमारा 2 नंबर में भी आ सकता, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लेकिन आप पूरा सही तरीके से करिए इसको, क्योंकि 2 नंबर में आया हुआ प्रश्न है ये लिखित में। यहाँ विकल्प में है, आप विकल्प चाहे अकल से करो चाहे नकल से करो, बट टिक सही लगा होना चाहिए। लेकिन 2 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है पॉलिपिक, यानी पहले आपको बता दें विकल्प के हिसाब से इसको कैसे करना है। ठीक, ये वाला कोण 70 अंश का है। देखो हम ये बता रहे हैं आपको विकल्प से ये वाला कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये वाला कोण 70 अंश का है, तो ये वाला कोण होगा हमारा 55 अंश का, क्योंकि ये यहाँ पर 2 कोण बने हैं। देखो पेन हमारा कहाँ तक घूम रहा है, ये दोनों कोण 180 अंश के होते हैं। तो ये 55 का ये हो गया, तो 70 और 55, 70 और 55 जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 125, और 125 को 180 में से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये वाला हमारा 55 हो गया है, ये वाला कोण 55 हो गया, ये 70 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बेटा ये वाला हो जाएगा हमारा 55 का, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 55 का हो जाएगा तो ये भी 55 का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एकांतरता कोण हो जाएंगे हमारे। ठीक, तो ये भी 55 का निकल के आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या, पहले वो देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए समझिए। तो पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। तो जब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये दोनों भुजाएं कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो कोण
COD बराबर 70 अंश और कोण BOC बराबर 125 अंश। ठीक है। अब प्यारे बच्चों इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DOC प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। तो कोण DOC और प्लस देखो COD का मान 125 है, गलत कर दिया हमने। BOC अरे भाई ये वाला कोण लिखेंगे DOC और COB लिखेंगे, हमने यहाँ पे D लिख दिया। इसका मान 125 है। अब चाहे BOC लिखो चाहे COB लिखो, बात एक ही है। तो इसका मान 125 है बराबर 180 अंश। इसको उधर भेजेंगे तो कोण DOC बराबर निकलेगा 180 माइनस 125। कोण DOC बराबर निकल जाएगा हमारा 55 अंश। तो प्यारे बच्चों ये वाला मिल गया 55 अंश का। ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज DOC में तो इसके तीन कोण हैं ये 1 2 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 70 प्लस 55 और प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा हमारा ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 125 और प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। फिर आगे लिखेंगे कोण DCO बराबर 180 माइनस 125। तो कोण DCO बराबर ये भी 55 अंश निकलेगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण कितने का निकला 55 का निकला। तो जब ये 55 का निकला तो ये भी 55 का होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण को क्या पूछा इसने हमसे OAB बराबर कोण DCO और बेटा इसके सामने लिख देना एकांतर अंता कोण। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिख देना एकांतर अंता कोण। फिर नई लाइन से लिखेंगे कोण OAB और बराबर इसका मान निकाल चुके 55 अंश। बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है पूरा प्रश्न। चलिए हिंदी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों थीटा का ऐसा मान बताओ कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 90 से छोटा या 90 से छोटा या 90 के बराबर। तो यहाँ पे इसी में से देख के लगा दो। थीटा की जगह पे 60 लगाएंगे, यानी कि थीटा का ऐसा मान लगाओ कि दोनों पक्ष बराबर आ जाएं। तो 45 लगा दो थीटा की जगह पे 45। तो थीटा की जगह 45 लगाएंगे, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। तो इसका ये वाला भी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 12। इसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 15 कॉस 75। इसको कैसे हल करना वो देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 12, साइन 15 कॉस 75। इसमें एक को हल किया जाएगा, चाहे ऊपर वाले को हल करो चाहे नीचे को हल कर दो। तो ये साइन है, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 75। अरे भैया इस साइन 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 लिख सकते हैं और बटा कॉस 75। तो साइन 90 माइनस थीटा सूत्र होता है कॉस थीटा बटा कॉस 75। ये इससे कट जाएगा तो इसका आंसर निकलेगा 1। ये हो गया। चलिए नंबर 13 देखिएगा आप लोग।
प्रश्न नंबर 13 है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिए कि इसको लगाते हैं साइड पे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ से एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। देखो, यानी कि यहाँ पे साइन कॉस में ऐसे मान रखिए कि इसको हल करने पे 0 आए, तो वो क्या है, साइन थीटा की जगह पे 45 रख दो। अगर आप थीटा की जगह पे 45 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। तो प्यारे बच्चों 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो थीटा बराबर हमें यहाँ से पता चल गया 45 अंश है, ठीक है। तो जो हमें मान ज्ञात करना है, साइन पे घात 4 थीटा प्लस कॉस से पावर 4 थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो थीटा की जगह 45 लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45, यहाँ पर भी घात 4 लगाएंगे, प्लस कॉस 45, इस पर भी घात 4 लगाना है। और कॉस 45 का मान 1/√2 पे घात 4 प्लस इसका भी मान 1/√2 पे घात 4, ठीक है। अब यहाँ पे घात 4 है, तो घात 4 का मतलब क्या, इसका 4 बार गुणा करेंगे, 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 1/√2। तो 1 का ऊपर ऊपर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर देखो √2 का √2 में करेंगे 2, फिर √2 का √2 में करेंगे 2, फिर 2 का 2 में करेंगे 4। तो प्यारे बच्चों ये 1/4, यानी इसका मान 1/4 हुआ, तो इसका भी मान 1/4 होगा। अब आप ये बताइए, हर समान है, तो जब हर समान है तो अंत जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/4। तो 2 1 2 और 2 2 4, तो इसका आंसर निकलेगा 1/2। तो जो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा आप लोग। 14 में लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan ए और 1 - sin ए, इसका मान हमें बताना है। तो सेक को लिखेंगे 1/cos ए और प्लस tan को लिखेंगे sin a/cos ए और 1 - sin ए। तो प्यारे बच्चों इसके हर समान है, तो अंश को लिखेंगे 1 + sin a बटा cos ए और इनटू इधर तो चल ही रहा है 1 - sin ए। तो प्यारे बच्चों देखो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इसे लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर ए बटा cos ए। अब एक चीज और पता होना चाहिए, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, और बटा cos स्क्वायर नीचे चली cos ए चल ही रहा है, तो एक cos से एक cos चला जाएगा, तो क्या बचेगा, cos ए बचेगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 इसको देखिएगा। चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। इसका थोड़ा चित्र देखिएगा आप लोग। देखो बेटा, यहाँ पे इस चित्र में बताना है कि कोण A का मान कितना होगा और कोण P का मान कितना होगा। तो इस चित्र में ही आपको समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचते हैं, इधर यहाँ से खींचेंगे, तो पहले इसका मान बताना है। तो देखो ये रेखा होती है ना प्यारे बच्चों, ये वाली रेखा इसके समांतर होती है, ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा का काम करती है। तो ये रेखा इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण कहलाते हैं एकांतर अंता कोण। तो जब ये वाला 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अब यहाँ पर ये वाला कोण 60 अंश का है,
ये कोण कितने का, 60 अंश का है। तो ये पूरा कोण देखो, एक सीधी ऐसी लकीर प्यारे बच्चों, ये जहाँ पे कोना बनता है ये 90 अंश का होता है। कितने का होता है, 90 अंश का। तो 90 अंश में ये 60 अंश दिया हुआ है, ये 90 अंश में, अरे भाई ये नीचे देखिए ये वाला कोण कितने का, 90 अंश का होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 90 अंश का ही होगा। तो 90 अंश में ये वाला 60 दिया हुआ है, तो ये वाला कितने बचेगा, फिर 30 का बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 45 का 30, 45 का 30। तो विकल्प नंबर हमारा ये वाला 20 सही हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, प्रश्न में देखिए पहले ए शब्द आया है, तो पहले ए का कोण बताएंगे फिर हम पी का बताएंगे। तो 45 का 30, नहीं तो खुशी खुशी आप इस पे टिक लगा दो तो गलत हो जाएगा। इस पे टिक तभी लगेगा जब आप इससे कोण ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है। पी और ए का पूछेंगे, यहाँ पे ए और पी का पूछा है, तो 45 और 30 हो जाएगा। चलिए भाई अगला नंबर देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी और tan ए, यहाँ पे कोण सी एक समकोण होना चाहिए था, कोण सी एक समकोण होगा और कोण ए बराबर होता है 1/√, यानी कोण ए वो tan ए बराबर दिया हुआ 1/√3, tan ए बराबर दिया हुआ 1/√3। तो इसका मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा लिखना चाहो तो लिख दीजिए, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है, ठीक है। तो tan ए का मान इतना, तो इसका मान ज्ञात करना है। चलिए भाई प्रश्न नंबर आ गया हमारा 16। तो यहाँ पे लिख लो ए और ये सी यहाँ लिख लो, ठीक है, और बी यहाँ लिख दो। इस प्रकार देखो हमारे पास एक दूसरा भी अनसोल्ड है, अरिहंत का है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, जिससे कि आपको संतुष्ट हो जाए, ठीक है, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ सर सही बता रहे हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, ये हमारा 16 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, यानी कोण सी बराबर क्या, 90 अंश है, tan ए का मान 1/√3 है और इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, कहाँ चला गया 16, ये कोण सी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको 90 अंश लगा दीजिए ऐसे करके, अब प्रश्न लग पाएगा, नहीं तो वैसे नहीं लगेगा ये। चलिए समझिएगा, तो ये 90 अंश हो गया। अब यहाँ पे tan ए का मान दे रखा है, tan ए बराबर है हमारा 1/√3। अब आप यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए 1/√3 किसका है, tan ए बराबर tan 30 का है ये। तो प्यारे बच्चों tan से tan चला जाएगा तो a बराबर 30 अंश निकलेगा। तो यहाँ पर ये कर लीजिए 30 अंश। अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 120 हो गया, 180 में से 120 घटा देंगे तो कोण बी का मान निकलेगा 60 अंश। कितना निकलेगा, 60 अंश निकलेगा। तो यहाँ पर a बराबर हमारा 30 अंश है और b बराबर 60 अंश है। तो जो हमसे मान पूछा गया है वो है sin a इंटू cos b प्लस cos a और ये sin b, इसका मान हमसे पूछा गया। तो मान लगा देंगे, a की जगह पे 30 लगाना, b की जगह पे 60 लगाना है। sin 30 cos 60 फिर cos 30 और sin 60, इसको हल करिए। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 प्लस cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो 1/4, √3 का √3 में करेंगे 3 और 2 दूनी 4। अब प्यारे बच्चों इसके हर कैसे, इसके हर समान है, तो जब ये हर समान है तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4। लो इसका आंसर क्या निकला, एक आ गया, निकल के लगाओ टिक जल्दी खटाक से। कहाँ मारोगे टिक,
सी पर मार देंगे टिक भैया हम तो। चलिए अब प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 17 हमारा, उसको देखिएगा। घड़ी, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो प्यारे बच्चों ये त्रिज्या का काम करेगी, ठीक है, ये आर बन जाएगी। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, जो मिनट वाली सुई होती है, प्रश्न नंबर डालने पहले 17, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो थीटा बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा 6 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360। तो थीटा की जगह पे हमें लगा देना है 6 अंश। तो पाई आर स्क्वायर गुणा 6 और बटा 360। तो ये बन जाएगा 60 एकन 60 और 60 छक्का। तो ये बनेगा जाके हमारा पाई आर स्क्वायर और बटा 60। तो ये कहाँ पे बनेगा जाके, ये वाला विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर बटा 60 अंश, तो ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 18, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, व्यास कितना 1/2 है, तो नंबर 18 इतने में काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर 1/2, और जब प्यारे बच्चों व्यास बराबर 1/2 तो व्यास को लिखा जाता है 2r, तो 2r बराबर 1/2। तो ये 2 का हो जाएगा इसमें गुणा, तो r बराबर हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना है हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मान लगा देंगे यहाँ पर हम, और पाई का मान तो रखना नहीं हमें, 3 पाई और आर का मान 1/4 और इसका वर्ग कर देना हमें, तो 3 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 1/16, तो ये हो जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई 19 नंबर पे आ जाइए। तो प्रश्न नंबर 19 है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य क्रमशः इतने हैं, तो बंटन का बहुलक कितना होगा। हर सेट में ये सवाल मिलेगा आपको, तो याद कर लीजिए सूत्र को भी अच्छे तरीके से। चलिए समझ, देखो प्यारे बच्चों, एक बच्चों के अंदर कमी क्या होती है, आप अनशुल्क तो लगाने बैठ गए लेकिन आपको सूत्र याद नहीं है। बहुत गलत बात है यार, महा गलत बात है, सही पा रहा हूँ, और गलती नहीं, आपको गलता कर रहे हो, क्योंकि सूत्र देख देख के लगा रहे हो ना आप। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है आपके अंदर। तो सूत्र याद नहीं है तो सूत्रों को याद करिए आप। अरे यहाँ तो आप मान लो हम बता दे रहे हैं, या पीछे देख ले रहे हो, हाँ चलो सूत्र क्या है, बोर्ड की परीक्षा में करने को थोड़ी ना मिलेगा आपको, ठीक है। तो सूत्र याद करिए। 19 नंबर, अरे भाई अनसोल्ड हल करने का मतलब ये होता है, इसके बिना देख के लगाइए आप, किसी की मदद मत लीजिए, खुद करके देखिए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके अंदर कमजोरी है उसको दूर करिए, फिर पता चल जाएगा ना इससे। और आप क्या करते हो, सूत्र देख देख के लगा देते हो, तुरंत पीछे पलटा तुरंत लगा दिया सूत्र, ये कौन सा तरीका हुआ यार। चलिए पहले सूत्र याद कर लीजिए आप। 19 नंबर यहाँ पे माध्य में दिया हुआ है इतना और माध्य कितना है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 19 है, तो यहाँ पे करते हैं इतने में 19। तो सूत्र होता है बेटा 3 गुणा माध्यक बराबर
बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र होता, मान लगा दीजिए। तो देखो 3 गुणा माध्य कितना है हमारा, माध्यक है 25.8 बराबर बहुलक तो हमें पता ही नहीं है, तो रखेंगे कहाँ से, प्लस 2 गुणा, और माध्य कितना है हमारा 26.1, गुणा कराइए, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, और 25 यहाँ 75 77 हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव बराबर बहुलक। अब इसका गुणा करिए, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, इसको उधर ले आएंगे, 77.4 माइनस 52.2 बराबर इधर बचेगा बहुलक। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, ठीक, और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, और यही हो गया हमारा बहुलक। लगाओ टिक भाई, अरे टिक तभी लगाओ, पहले देख लो 25.2, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ से पहुँच रहे हैं दूसरे पेज पर, ठीक है, पहले 20 ही देख लो, वो तो ऐसे ही है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, केंद्रीय परिवृत्त की माप है, केंद्रीय परिवृत्त की माप है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ी गलती है, इसमें गलती क्या है, यहाँ पे मध्य लिखा हुआ है, मध्य की जगह पे लिख दीजिए माध्य, ठीक है। तो केंद्रीय परिवृत्त की माप है माध्य और माध्यक, ठीक, माध्य समांतर माध्य कहते हैं, ठीक, ये माध्यिका भी इसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी और सी अर्थात डी, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, तो डी पे लगा लीजिए आप टिक। तो इसको याद कर लीजिए भाई, केंद्रीय परिवृत्त की माप क्या होती है, माध्य, माध्य और माध्यक ये दोनों होती हैं, ठीक, तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 21 पर। तो प्रश्न नंबर 21 में क्या करना है, 21 का कहा है, दिया गया है कि इन दोनों का मासा, इन दोनों का मासा 9 है और इन दोनों का लासा ज्ञात करना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसे कैसे करना देखिएगा, और साथ में इसको भी देख लीजिए, खा खरगोश इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि दोबारा आंसर नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है, इसको भी करेंगे। पेज पलट लें, तो यहाँ पे खंड हो गया हमारा चालू बा, और 21 का बोर्ड की परीक्षा में ऐसे करके आपको डालना पसंद। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये तो सूत्र आपने देखा ही होगा। मान लगा दीजिए, पहली संख्या हमारी कितनी 99 है और दूसरी संख्या 153, लासा तो पता नहीं, मासा 9 है, तो 9 1 9 और 9 1 9 9 1 9 11, तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, देखो 11 3 33 की 3 हासिल 3 लगी है, 11 पन्ना 55 55 3 58 हासिल 5, 11 1 11 11 5 16। तो प्यारे बच्चों इसका जो मासा निकलेगा 1683 निकल के आ जाएगा। एक बार देख लें, क्योंकि इसमें गलती बहुत देर रखी होती है यार, ठीक सही 1683 हो गया। खा खरगोश देखिएगा, मैंने कहा था प्रश्न नहीं दिखाएंगे, एक बार में देख लो आप। खा खरगोश है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, ये है, ठीक है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। तो प्यारे बच्चों cos 45 का मान 1/2 होता है, तो 1/√2 होता है, इस पे घात 2 है तो घात 2 लगा दो, -1 cos थीटा। तो 2 गुणा 1 का वर्ग 1 होता और इसका अंडर हट जाएगा, 2 बचेगा -1, तो इससे ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बचेगा ये cos थीटा और 1 से 1 कट जाएगा तो ये बनेगा 0। अरे भाई यहाँ पे 1 बचा हुआ और 1 से कट जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर
तो प्यारे बच्चों कॉस वाले यानी कॉस में देखिए 0 मान किसका होता है, कॉस 90 का होता है। ठीक, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस से कॉस चला जाएगा तो थीटा बराबर 90 अंश निकल के आ जाएगा। हो गया प्रश्न। चलिए भाई अगला देखिए प्रश्न। अब आप प्रश्न नंबर है क्या कमला, बिंदु 4, 22 और 13, 12, 3 4, 22 और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो बाई का मान कितना होगा ये बताना है इसमें। 21 का गा हर प्रश्न में आपको ऐसे लिखना है 4, 22 12, 3। ठीक है, इसके बीच की दूरी लगा दीजिए। बीच की दूरी बराबर जो सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ये सूत्र होता है। मान लगा दीजिए यहाँ पर, और बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक हो तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए बराबर अंडर रूट x1 का मान 4 है, x2 का मान 12 प्लस y1 का मान 22 है और y2 का मान 3 है। ये तो बन जाएगा 10। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 8, फिर उसका वर्ग कर देंगे 64 हो जाएगा प्लस y माइनस 3 और इधर से अंडर रूट हटेगा तो उधर घात लग जाएगी इस प्रकार। तो ये हो जाएगा हमारा 100 और 64 को उधर लाएंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा बराबर y माइनस 3 का वर्ग इतना। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ 64 माइनस 10 है तो यहाँ पर बचा हुआ 36 बराबर y माइनस 3 का वर्ग इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर रूट लग जाएगा तो यहाँ पे y माइनस 3 बराबर अंडर रूट 36 और यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा साथ में। तो अब आपको यहाँ से हम ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर नहीं चलेगा, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे प्लस माइनस 6 तो y माइनस 3 बराबर इसको लिखना है हमें प्लस माइनस 6। अब क्या करना है, चलो इतने में कर दें हो जाएगा काम, ध्यान समझते रहिए आप लोग। कहाँ दूसरा पेज लगाएं हम, इस 3 को उधर भेजेंगे तो जब 3 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6 और प्लस का 3। अब यहाँ से आप समझिएगा ध्यान से इसको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये जो प्लस माइनस 6 लिखा हुआ यहाँ वाला चिन्ह बदलेगा तो y बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 तो y बराबर 9। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा इसका तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 3। और भाई यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह का यानी प्लस चिन्ह आएगा, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा तो y बराबर माइनस का 3। तो प्यारे बच्चों यही दोनों आंसर आ गए, एक y का मान निकला 9 और एक y का मान निकला -3। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। प्रश्न नंबर घाघड़ी इसको देखिएगा, बिंदु x, y और बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द या तथा शब्द लिखा होता है, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द या तथा शब्द लिखा होता है वो किनारे पे रहते हैं। तो ये दोनों बिंदु किनारे पे रखेंगे और इसको बीच में रखेंगे तो x और y में संबंध ज्ञात करना। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको कैसे हल करना देखना आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 21 का कौन सा प्रश्न है, 21 का घाघड़ी, ऐसे करके लिखना है बोर्ड की परीक्षा में आपको। तो एक लाइन ऐसे खींच लेनी है, यहाँ पे लिख लो a, यहाँ लिख लो b। तो यहाँ लिखना है 3, 6, इधर लिखना -3, 4।
ठीक। जो एक्स वाई है वो समदूरस्थ है इन दोनों के, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स कामा वाई, यहाँ पे लिख लीजिए पी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए पी के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी, ए पी के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अनरूट नहीं लगाएंगे। तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना, मान लगा देना है हमें। तो देखो ए पी, तो इसके ऊपर बिंदु लिख लो 3, 6 और x कामा वाई, पी बी, पी का x कामा वाई है और b का -3, 4, ये वाले बिंदु इधर रखने हैं और ये वाले बिंदु इधर रखने हैं, लगा दीजिए। तो x1 का मान 3 और x2 का मान x प्लस y1 का मान 6 और y2 का मान y, x1 का मान x और x2 का मान -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और y1 का मान y और y2 का मान 4। तो यहाँ पर हमें a माइनस बी का होल वर्ग, तो देखो a स्क्वायर तो ये 9 बन जाएगा, x स्क्वायर और माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस ये 36 हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12y हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y हो जाएगा। हल करिए इसको, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बचा हुआ पहले इसको लिख लीजिए, माइनस का 6x माइनस का 12y, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, प्लस का 45 बराबर 6x माइनस का 8y। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 25 हो जाएगा हमारा। अब इन सबको उधर ले आइए, तो माइनस का 6x और ये भी माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y, इसको उधर लाएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस 45। अब ये बनेगा जाके प्यारे बच्चों हमारा माइनस का 12x और ये बचेगा माइनस का 4y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20, इस प्रकार। अब यहाँ से क्या करें, माइनस का 4x कामन ले लो, नहीं माइनस का 4 कामन ले लेंगे तो 4 3 12 3x बचेगा और यहाँ पर प्लस का y बराबर माइनस का 20। तो माइनस से माइनस 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 3x प्लस y बराबर 5। और चाहो तो आप इसको अंदर भी ले आ सकते हो, ठीक है। इसको अंदर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा। तो आंसर देखें किस प्रकार का, हाँ तो यहाँ पे अंदर मंगा रहा है, इसको अंदर ले आइए, या करके लिख लो 3x प्लस y, इसको बराबर के दिलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। लो, ये हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है, ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन कितना होगा ये बताना है। इसमें दिया हुआ है हमें r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, h बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3
पाई का मान 22/7 और आर का मान है 3.5 गुणा 3.5 और एच का मान 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये तो बनेगा 22/7 गुणा 3.5 गुणा कराइए इसका, तो ये 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 4 4 12 2 14, ये दशमलव बेटा ये दशमलव चला जाएगा हमारा, ठीक है, यानी कि 14.0 ये दशमलव चला गया, तो खाली यहाँ पे 14 बचा हुआ है। आगे बढ़िए। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 3.5 और गुणा 2, इसका गुणा कराएंगे तो 22 गुणा ये 35 दूनी 70, तो ये भी दशमलव चला जाएगा और 22 7 154 घन सेंटीमीटर। अब आ जाइए 4 चम्मच पर, जिसका माध्य ज्ञात करना है हमें। 21 का 4, तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग अंतराल, टेबल दिखा दें आपको एक बार, ये हमारा वर्ग अंतराल जिसका माध्य ज्ञात करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ग अंतराल बारंबारता, जो हमारा वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस इतना ही है। बारंबारता में लिखना है यहाँ पे 3, 10, 11, 9 और 7, और बारंबारता को एफ से लिखा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान को x से लिखा जाता है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 10 10 का अंतर है, तो इसमें 10 10 जोड़िए, 5 में 10 जोड़िए 15, और 15 में 10 जोड़िए 25, और 25 में 10 जोड़िए 35, और 35 में 10 जोड़िए 45, इस प्रकार। अब इनका गुणा करिए, तो अगला कॉलम बनेगा आपका x इंटू एफ, तो ये 9 पन्ना 45 हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा, और 11 पन्ना 55 की 5 हासिल लगी 5, तो भाई 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 3 4, 9 3 27 4 31, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28 3 31। अब इसको जोड़िए, इसके जोड़ को बोलते हैं सिग्मा एफ, तो इसको जोड़ेंगे तो बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20, तो यही हो जाएगा 20 30 40, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 चौक 20, इसके जोड़ को बोलते हैं सिग्मा एक्स एफ बराबर, ठीक है। तो 20 की 0 हासिल लगी 2, 2 यहाँ रख दो, 2 7 हो जाएगा 14, 14 5 16, अरे यार हासिल 2 लगी, 7 7 14, 14 4 18, 18 2 20 हासिल 2 लगी, फिर 3 3 6, 6 3 9 और 9 2 11, इस प्रकार। तो यहाँ पे सूत्र लगाना समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ और बटा सिग्मा एफ, तो ये जाएगा 1100 बटा 40, तो 1 0 से 0 काटोगे, काट दीजिए, कट जाए तो फिर क्या दिक्कत है, 1100 वो 110 बटा 4, इसका भाग लगा दीजिए, तो देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना बचा 3, इसका ले लिया उतारा, 4 7 28, 2 बचा यहाँ रखा दशमलव में बढ़ाया 0, और 4 पंजे 20, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी पीछे देख लें,
लो, इसका आंसर आया 26.5। अब देख लें कहीं गलती हो गई होगी इसमें। सवाल में कहीं जोड़ने में गलती हो गई यार, गलती का गुणा में गलती हो गई। तो गलती यहाँ पर ये बनी है हमारी, 5 और 15, हम 45 करे बैठे हैं, 15 होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जुड़ गया है 30 जाना जुड़ गया, हमें इसमें 30 जाना हो गया है, ठीक है। तो इसमें 30 कम कर लें, इसमें कर दो 30 कम, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दाई लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा 7, इतना हो जाएगा जोड़ इसका 10 70। 10 70, ठीक है। अब इसको थोड़ा काट दीजिए भाई, या यहाँ पे सुधार कर लो, 10 और ये 70, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा मैं, ठीक है। अरे भाई गलती क्या जानबूझ के थोड़ी ना करते हो जाती है, क्यों बेटा। इसका भाग इसमें लगाइए, चलिए समझिएगा। 4 का भाग लगाएंगे 10 70 में, यानी 10 107 में लगाएंगे। तो देखो 4 दूनी 8, 2 बचा हुआ, इसका लेंगे उतारा, 4 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3, यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, और 4 7 28, 2 बचेगा 0, और 4 पंजे 20। तो जब इसका भाग लगाएंगे तो 26.75 निकल के आएगा, ठीक है। तो अब हमारा सही हो गया है। चलिए प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी गलती हो गई यार। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न नंबर 22 का चलेगा हमारा। 22 का है, द्विघात समीकरण इतने इतने के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। चलिए समझिएगा इसे कैसे करना है मुझे। बाईस का ये प्रश्न दिया हुआ, पहले इसको हम सही लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, ठीक है। बराबर 0, तो x² प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0, ऐसे करके। अब इसके 12 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पे 7 मिल जाए, तो 3x और 4x ऐसे लिख दीजिए बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 3, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 4, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4। शून्य बराबर -3, -4, ये हमारा आंसर आ गया। अब इन्हीं शून्यकों को हम मान लेंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर -3 कर लो और बीटा बराबर -4 कर लीजिए। अब इसकी करेंगे जांच, तो जांच करने के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो x² प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 1 होता तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 7 हो जाएगा और c बराबर 12। a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 12 हो जाएगा। तो जो पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, -3 है, बीटा का मान -4 है तो -4 लिख लीजिए, प्लस चला जाएगा, b का मान 7 है, a का मान 1 है, तो ये -7 बराबर -7 हो जाएगा। अब इसका अगला सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान -4 है, बराबर c का मान 12 है, a का मान 1 है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 तो ये 12 बराबर 12। तो लो बेटा दोनों बराबर आ गई, यही हमारी जांच हो गई है। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर खा खरगोश देखिए उसे कैसे हल करना है। खा खरगोश से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। तो प्रश्न कह रहा है वर्गों का अंतर, यानी कि इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देना है। x स्क्वायर माइनस वाई बराबर है हमारा 180। ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। तो प्यारे बच्चों छोटी, यहाँ पे वर्ग लगाइए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो ये 8x कर देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको नीचे ऐसे कर दीजिए, तो ये इससे कट गया, प्लस माइनस कट गया, जोड़ने पर है ना, तो ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 180 प्लस 8x। अब यहाँ से लगा रहे हैं दूसरा पेज। अब इन दोनों को ले आइए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 180 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 8 मिले, तो x स्क्वायर माइनस 18 धाम 180। ठीक है, 18 10 कर दीजिए, तो यहाँ पे 18x और प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें x कामन ले लेना, x माइनस 18 प्लस का 10 कामन ले लो, x माइनस 18 और बराबर 0। तो x माइनस 18 x प्लस 10, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। तो माइनस वाला उत्तर अमान्य होता है। ठीक है, तो ये वाला जो x का मान 18 निकला है, x का मान 18 समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दो समीकरण कौन सा है आपका, ये जो दो समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो x की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे 18। तो ये बनेगा जाके हमारा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, तो वाई स्क्वायर 12 यानी 18 144 होता है हमारा। तो ये 12 का वर्ग है, तो वाई स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 12 का वर्ग, घात से घात कर जाएगी, तो वाई बराबर 12 निकल के आ जाएगा। तो नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर, एक 18 निकली और एक 12 निकली है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई हिंदी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चलेगा हमारा, ये तो 22 का कौन सा था, 22 का खा खरगोश था। वीडियो को बाइक करके आराम से देख लिया करें आप। प्रश्न नंबर 22 का गा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। यानी संपूरक का अर्थ होता है कि इन कोणों का योग 180 अंश होता है। अब थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, एक बनाना हमें वृत्त, प्रकार से खींचना आपको। ठीक, ये वृत्त बन गया, और वृत्त के बाहर एक बिंदु कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। एक ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, और एक बेटा ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई है। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पे लिख दो A,
यहाँ लिख लो P, यहाँ लिख लो B। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो वृत्त का केंद्र O होता है हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये कोण बनता है 90 अंश का और ये कोण बनता है 90 अंश का। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको हल कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो लिखना सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण O प्लस कोण P बराबर 180 अंश, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, उपपत्ति में रचना डाल के लिखेंगे हम, रचना डाल के लिखेंगे OA तथा OB को मिलाया। भाई प्रश्न में हमें कितना दिया था, प्रश्न में कह रहा था एक वृत्त है, ठीक है, कोई बिंदु बाहर है, यानी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे स्पर्श रेखाएं खींची हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है ये केंद्र पर बना कोण और ये 180 अंश का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा हुई ना हमारी इतनी, तो वही रचना में लिख दी जाती है। तो जब इसको बेटा मैंने इसको यहाँ से मिलाया तो ये लंब बन गया हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः OA लंब AP तथा OB लंब BP। तो प्यारे बच्चों ये दोनों कोण बराबर, यानी ये दोनों कोण 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो नई लाइन से लिखना है हमें चतुर्भुज AOBP में तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है। A का मान 90 है, O का मान पता नहीं, B का मान 90 है और P का पता नहीं, बराबर 360। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180, तो 180 प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360। अब 180 को उधर भेजिए, कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180 घटाइए तो कोण O प्लस कोण P बराबर 180 अंश। लो हो गया प्रश्न हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से हल करिए। अब इसके बाद घाघड़ी है उसको देखिएगा आप लोग, घाघड़ी में क्या करना है हमें। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो 22 का घाघड़ी है, आकृति OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो हमें दर्शाना कोण A बराबर कोण C है और कोण B बराबर कोण D है। तो ये प्यारे बच्चों हम तभी दर्शा सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, यानी ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको कैसे करना हमें। तो सबसे पहले बनाना है इसका चित्र।
तो यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ लिखना है डी, यहाँ पे लिखना है बी, यहाँ पे लिखना है सी, यहाँ पे लिखना है आपको ओ। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ठीक, ये दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों इसमें सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो नई लाइन से आ जाइए। तो यहाँ पे हल में लिख लीजिए या उपपत्ति लिख दीजिए। समझिए भाई मेरी बात को। तो सबसे पहले यही लिखना है इसको हमें, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों गुणा वाली चीज़ कहाँ भाग में जाती है, तो यहाँ पर ओ ए के नीचे ये वाली वजह लगाएंगे ओ सी बराबर यहाँ बचेगा ओ डी और इसके नीचे लगाएंगे ओ बी, इस प्रकार। अब इसमें एक बात देखिए, जब किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, जब किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान पाद में हो और एक कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाली भुजा यानी कि ये वाली भुजा इसके नीचे आ गई और इस त्रिभुज की भुजा इसके नीचे आ गई, तो ये तो दो भुजाएं तो होंगे समानुपात में। अब ये कोण बेटा हो जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, और आगे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसलिए ये त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ए डी ओ और समरूप त्रिभुज देखो हमने क्या लिखा, ए डी ओ। ठीक है, और इसके बाद त्रिभुज ए डी ओ, फिर लिखेंगे हम सी बी ओ, यहाँ से लिखेंगे सी बी ओ, त्रिभुज सी बी ओ, और किसके आधार पे हैं, दो भुजाएं और एक कोण एस ए एस के आधार पे हो गए समरूप। तो जब प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो यहाँ पे संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आपको लिख देना नई लाइन से, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण डी बराबर कोण बी। तो बस यही हमारा हल हो गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से अब आप लोग। ये प्रश्न नंबर था हमारा 22 का घा घड़ी। अब इसके बाद है हमारा जय श्री राधे 5वां। ताश की अच्छी तरह से फेंटे की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता आदर्श निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा और बादशाह नहीं होगा। अब ये बताइए ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं। अब कुछ बच्चे बादशाह नहीं जानते, थोड़ा बता दूं मैं आपको एक बार। तो आप लोगों ने प्रश्न देख लिया, तो अनशोल्ड को लगाते हैं साइड पे, देखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारी ताश की गड्डी होती है। ठीक है, इस ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं 52 होते हैं और इसमें 2 पत्ते एक्स्ट्रा होते हैं। ये वाले ये 2 पत्ते एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं, एडवांस इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ताश की गड्डी का कोई पत्ता खो जाता है तो उसी को बना लिया जाता है, तो गड्डी खराब नहीं होती हमारी। अब समझिएगा, तो हमें बादशाह दिखाना है आपको। देखिएगा बादशाह को, ये इक्का होता है हमारा। ठीक है, इक्का होता है। ये जो चिड़ी का पत्ता होता है, ये हुकुम का पत्ता होता है। ऊपर वाला जो लाल लाल है ये ईंट का पत्ता होता है। ये पान का है। ये टिकिया है, ईंट की है।
चौवा पान का है, ये हुक्म का है, ईंट का है, चिड़ी का है, ये रानी कहलाते हैं। ठीक, रानी इस प्रकार की होती रानी। ठीक है, ये गुलाम होता है, ये रानी होती है, ये इक्का होता है, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का, ये ईंट का गुलाम होता है। हमें बादशाह की बात करनी, देखो एक बादशाह ये निकल के आ गया, एक ये निकल के आ गया। ठीक, और एक ये और एक ये। तो इस ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं इसमें। और 52 पत्तों में हमने 4 बादशाह को निकाल लिया, निकाला नहीं है इसी में। ठीक, ये 4 बादशाह हैं हमारे। ये हुक्म का है, ये पान का है, ये चिड़ी का है और ये ईंट का है। निकाला नहीं है इसी में। ठीक, दिखाया हमने खाली। तो यहाँ पर कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं ये। तो यहाँ पे कुल परिणाम हम लिखेंगे, कुल परिणाम। तो प्रश्न है हमारा 22 का 5वां। कुल परिणाम बराबर कितना है? 52 है। ठीक है, तो बादशाह नंबर 1 है, बादशाह यानी बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बादशाह होते कितने हैं प्यारे बच्चों? गड्डी में हमारे बादशाहों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करनी नंबर 1। तो पी के, ठीक, जहाँ पे के लिखा होता है ये बादशाह होता है, किंग ऐसे करके। ठीक है, के बना दिया मैंने इसका। तो बराबर क्या लिखना है? 4/52। तो 4 से काटेंगे, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 तियो 12। तो इसका निकलेगा आंसर 1/13। अब प्रश्न नंबर 2 इसका कह रहा है, उसको देख लीजिए। नंबर 2 कह रहा है बादशाह न होने की प्रायिकता, यानी बादशाह नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर ये बादशाह होने की प्रायिकता है, और ये बादशाह ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। आपने सूत्र देखा होगा, ये PE और प्लस PE पे डंडा लगा दो, यानी बार लगा दो। ये होने की प्रायिकता होती है और ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो वही सूत्र हमने लगा दिया। इसका मान 1/13 निकाल चुके। तो 1/13 प्लस P, ये बादशाह ना होने की प्रायिकता बराबर 1, इसको उधर भेजेंगे। 1 माइनस 1/13, तो 13 एकन 13, 13 में से 1 कम हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा। तो P के तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 12/13। तो प्यारे बच्चों यही दोनों आ गए आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आप। तो ये प्रश्न नंबर 22 का है हमारा 5वां। ये हो गया कंप्लीट। अब आप 4 चम्मच देखिए। 4 चम्मच में क्या करना? माध्यक ज्ञात करना हमें। 4 चम्मच में माध्यक ज्ञात करना। तो टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद माध्यक ज्ञात करेंगे। ये पेज तो गया भर, तो हम दूसरा पेज भी निकालेंगे अब। बाईस का 4। तो यहाँ पे पहले बनाएंगे वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5, 5, 8, 20, 15, 7 और ये 5। अब अगला कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं इसको देखिएगा आप लोग। तो ये 5 है, तो पहले 5 लिख दीजिए। 5 में 8 जोड़िए 13, 13 में 20 जोड़िए 33,
5, इसके बाद देख लें 5 8 20 15 7 5 ठीक सही है। तो 5 को ऐसे लिख लिया, 5 में 8 जोड़िए 13, 13 में 20 जोड़िए 33, 33 में 15 जोड़िए 48 और 48 में 7 जोड़िए 55 और 55 में 5 जोड़िए 60। तो प्यारे बच्चों जो 60 है ना हमारा n का मान है, किसका मान n, तो n बराबर हमें लिख लेना 60। फिर नई लाइन से n बटा 2 तो बराबर 60 बटा 2 तो निकलेगा ये 30। अब ध्यान समझिएगा आप लोग, ये 30 है वो किसके अंदर है, 30 है संचयी बारंबारता में किसके अंदर आता है, तो 30 हमारा आएगा 33 के अंदर। ठीक है, 30 आएगा 33 के अंदर, तो इसके ऊपर लिख लिया जाएगा CF और इसके सामने लिखा जाएगा AF और इसके इधर लिखा जाएगा L, L बराबर 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो और यहाँ पर कितने कितने वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो H बराबर यहाँ पे लिख लीजिए 10। अब इसका सूत्र देखिए आप लोग, तो नई लाइन से लिखना है माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF इंटू नीचे F और इंटू में H होता है। ये सूत्र होता है हमारा माध्यक का। मान लगा दीजिए, L का मान शुरुआत में देखिए, L का मान कितना 20 है, ये 20 लगाएंगे, F की जगह पे 20 लगाएंगे और CF की जगह पे 13 लगाएंगे। तो L का मान 20 है प्लस n बटा 2 का मान 30 है, CF का मान 13 है और F का मान 20 है और H का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो 0 से 0 काटिए, तो ये 20 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा 7, तो 7 बटा 2 तो ये बनेगा जाके 20 और प्लस इसका से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3.5, तो इसे जोड़ेंगे तो 23.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बात जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आप, हमें लग रहा है इसका आंसर गलत हो गया, इसमें 28.5 दे रखा है। देखो गलती यहाँ पर कर दी मैंने, तो यहाँ पे 30 में से 13 जाएगा तो 17 बचेगा, 17। ठीक है, और 17 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 8.5 हो जाएगा, तो ये 28.5 हो जाएगा। ठीक, जबकि ज़्यादा गलती नहीं है तो आपको बहुत कट्टा पिट्टी करनी पड़ती है यार। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी घटाने में हमने गलती कर दी थी, चलिए सही कर लीजिए। अब इसके बाद 4 चम्मच के बाद है हमारा प्रश्न नंबर 23, इसको देखेगा। प्रश्न नंबर 23 में क्या करना है, x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और चलिए x y का मान कैसे निकालते हैं वो आपको हम बताते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23, तो यहाँ पे लिखा हुआ 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है हमारा 9x बराबर 2y प्लस का 7। ये समीकरण दिया हुआ, तो पहले इनको सही लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको उधर भेजिए। तब ये वाला हमारा 9x, इसको उधर ले आइए माइनस का 2y और बराबर में 7। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब विलोपन से हल कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना है, देखो 2 है तो 2 का गुणा यहाँ पर 5 है तो 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, लगाइए। तो 3 दूनी 6x माइनस 2 पंजे 10y और बराबर 8, 9 पन्ना 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 35। चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। अब 45 में से इस 45 में से 6 को घटाना है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 39x तो बराबर इधर 35 में से 8 को घटाना है तो बचेगा 27, 15 में से 8 जाएगा 7, 27 ही बचेगा माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा। 39 का लगाएंगे भाग, तो 27/39। अब इसको 3 से काट दीजिए। जब इसको 3 से काटेंगे हम
तो 3 नेम 27 और 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, तो x बराबर 9/13। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, ठीक है। 1 में लगने पर तो एक समीकरण कौन सा हमारा, यही तो है। तो इसे x की जगह पे 9/13 लगाना है यहाँ पर हमें। तो लिखेंगे 3 गुणा 9/13 माइनस 5/, और बराबर 4। तो ये कटेगा तो है नहीं, 9 3 27, 27/13। अब ये 4 को उधर ले जाओ तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो 5/, हो जाएगा हमारा इस प्रकार। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें 27 माइनस 13 चौकू 52 और बटा 13 बराबर 5/। 12 में से 5 जाए, 12 में तो 7 जाएगा, 5 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ये माइनस का बचा हुआ बटा 13 बराबर 5/। 5 एकन 5 और 5 25, तो y बराबर माइनस का 5/13। ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों x का मान 9/13 निकला है और y का मान माइनस 5/13 निकला है। ठीक है, ये इसका हल हो गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसका अथवा उसको भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्याओं, तो इसका अथवा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है 23 का अथवा, ऐसे करके बोर्ड की परीक्षा में आपको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक x तथा इकाई का अंक y मानिए, ठीक है, इकाई का अंक y तथा धाई का अंक x है। माना इकाई का अंक y तथा धाई का अंक x है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो संख्या का अंतर है, यानी पहले संख्या बराबर क्या हो जाएगी 10x प्लस y, ये हमारी होगी संख्या, ठीक है। ये सूत्र है मान के चलिए अब, ठीक है। जब भी संख्या पर आधारित है तो सबसे पहले ये 2 लाइनें आपको यही लिखनी पड़ेंगी। माना इकाई का अंक y, धाई का अंक x है, तो संख्या बराबर 10x प्लस y, ये इकाई कहलाती है और ये हमारी धाई कहलाती है। तो प्रश्न आगे कह रहा है यहाँ पर इसके अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर लिख लेना हमें 2, ये समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न शुरुआत में कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाए। देखो ये तो बेटा हमारी संख्या है, तो पहले संख्या लिख ली हमने। अब संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, यानी 10y प्लस x कर दिया जाए, तो इसका योग बराबर कितना 66 है, ये कह रहा प्रश्न। तो इसे हल करिए, 10x 11x हो जाएगा, ये प्लस 10y और ये y 11y बराबर 66। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस y बराबर 66। 11 एकन 11, 11 3 33, तो x प्लस y बराबर 3, ये निकला समीकरण नंबर 2। अब एक ये है, एक को उठा के इसके नीचे लगा दो, करो कट्टा पेटी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 11 छक्का 66 होता, अभी हो जाता गलत, टाटा फेस हो जाती यार। तो ये तो बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 8, 2 एकन 2, 2 चौकू 8 हो जाएगा, ये x बराबर 4। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ आप। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा यही तो है, x प्लस y बराबर 6, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो ये सॉरी 2 क्यों 4 लगाएंगे ना, यहाँ पे 4 लगाना हमें। तो 4 प्लस y बराबर 6, 4 को उधर भेजिए तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर 2। तो नई लाइन से लिखना संख्या बराबर, जो शुरुआत में हमने लिखा था, संख्या बराबर 10x प्लस y। तो 10 गुणा x का मान 4 है और प्लस y का मान 2 है, तो ये तो बन जाएगा हमारा 40 प्लस 2
तो इसका उत्तर हो जाएगा 42। तो यही इस प्रश्न का आंसर आ गया भैया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर है हमारा 24, इसको देखिए 24 नंबर कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का अवनमन कोण 30 अंश है और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है। तो प्रश्न हमारा, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, यानी मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष को देखा गया, तो इसका मतलब मंदिर कैसा छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बनाएंगे। पहले तो बनाना है हमें एक सड़क, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये है मंदिर और ये बना बड़ा सा भवन, ठीक। पटरी से खींचना आपको, तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी। एक बार फिर समझिए, प्रश्न कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, तो बेटा इसकी ऊंचाई है 15 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से इसको, भैया उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, ठीक है। तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष को देखा गया, तो उन्नयन कोण है ना, तो यहाँ से इसको देखा गया। फिर इसके बाद आगे कह रहा है शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश है और पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। फिर इसको यहाँ से इसने देखा ये अवनमन कोण, ठीक, ये तो इसको ऐसे यहाँ से मिलाना है, तो ये वाला बनेगा 30 अंश का और ये वाला बनेगा 45 का। तो जब प्यारे बच्चों ये 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा। तो चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर टी। अब ये वाली दूरी कितनी है, 15, तो ये भी 15 होगी। अब ये कितनी एच है, तो ये हमारा एक मकान है और ये एक भवन है और ये भी एक सड़क है। तो ये वाली दूरी x कर लो तो ये भी दूरी x हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना BD एक भवन है, माना BD एक भवन है तथा AE एक मंदिर है। तो हमें यहाँ पे इस मकान की ऊंचाई यानी BD का मान ज्ञात करना है, BD यानी मकान की ऊंचाई के सिद्ध करनी है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले यही वाला ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चाहे पहले ये ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो। तो यहाँ पे लिखो BAE में समकोण त्रिभुज, BAE में BAE में tan 45, ठीक। क्या लिखेंगे, tan 45। tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, tan 45। तो हम लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी 15/x। tan 45 का मान 1 होता है, 15/x, तो x बराबर निकलेगा 15। अब इसके बाद क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुज लेना ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में। तो यहाँ पे tan 30, यहाँ पर भी लंब बटा आधार h/x हो जाएगा और x का मान 15 निकाल चुके हैं, इसका मान 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा h/15। x का मान 15 है तो x की जगह 15 लगा दिया हमने, गुणा करिए, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो √3h बराबर हो जाएगा 15।
फिर √3 का लगा देंगे भाग। तो जब √3 का भाग लगाएंगे तो h बराबर निकलेगा हमारा 15/√3, फिर ऊपर नीचे √3 का गुणा करना है ऐसे करके हमें। तो h बराबर 15√3, फिर √3 का √3 में करेंगे तो बन जाएगा 3, फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो h बराबर निकलेगा 5√3 मीटर। अब यहाँ से नई लाइन से लिखना है मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई। और प्यारे बच्चों मकान की ऊंचाई हमारी यही तो है h + 15, तो लिख देंगे h + 15 और h का मान हमारा 5√3 है, तो यहाँ पे लिखना 5√3 और +15। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो √3 और +5 बचेगा, यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट फिर आपसे एक बार करना चाहते हैं, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। चलिए भाई अगला नंबर 25 का अथवा देखिएगा, वो 24 का अथवा उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 25 का अथवा, वो 24 का अथवा। इस प्रकार आपको लिखना, ठीक है। चलिए समझिएगा इसको भी, पहले एक बार आपको दिखा दें। तो प्रश्न है हमारा भवन के शीर्ष से एक मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, तो देखो भवन के शीर्ष से मकान के भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी भवन छोटा मीनार बड़ी है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी। बिल्कुल चित्र इसी तरह बनेगा, बिल्कुल उसी तरह बनेगा जो भी 24 नंबर लगाया था हमने। चलिए समझिएगा, देखो बेटा समझो, ये हमारा एक भवन है, भवन की कुछ दूरी पर, नहीं ये एक मीनार है, ये एक मीनार है, ठीक है, और मीनार के कुछ दूरी पर एक भवन खड़ा हुआ है इस प्रकार। ठीक है, तो मकान के शिखर से और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितना 60 कितना है, हाँ 60 अंश है। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये बनेगा 60 अंश। फिर प्रश्न कह रहा है भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कहाँ पहुँच गए। देखो शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है और भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण 45 अंश है। तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। मीनार की ऊंचाई 40 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई हमें सिद्ध करनी है, यानी कितना निकालना जो आप प्रश्न में देख ही रहे हो। चलिए भैया ABCD और ये E, ये हमारा प्रश्न है। अगर प्रश्न नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये 24 का अथवा हमारा, इसको हल कर रहे हैं हम। तो भवन की ऊंचाई इतनी निकालनी है हमें। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे माना BD एक मीनार है, माना BD एक मीनार है, ठीक है, और AE एक भवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये वाली दूरी x कर लो तो ये वाली दूरी x हो जाएगी हमारी। ठीक, अब प्यारे बच्चों एक चीज समझिए, ये वाली दूरी कितनी हमारी h है, तो ये कितनी होगी, ये भी h ही होगी, और ये कितनी हो जाएगी फिर हमारी 40 माइनस h हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला ले लो, समकोण त्रिभुज BAE में तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर
लंब बटा आधार यानी एच बटा एक्स। तो इसके नीचे 1 करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा एच बटा एक्स, यहाँ पे 1 कर लीजिए तो ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो x बराबर एच हो जाएगा हमारा मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ECD में समकोण त्रिभुज ECD में tan 60 लंब बटा आधार 40 माइनस एच बटा एक्स। अब x का मान h है तो x की जगह पे h लगा देंगे, 40 माइनस एच और बटा h, और tan 60 का मान √3 क्या से गुणा करा दीजिए, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो √3h बराबर 60 माइनस एच। एच को उधर ले आइए, जब एच को उधर लाएंगे तो √3h प्लस का h हो जाएगा बराबर 60 हो जाएगा ये। तो यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 इक्वल 60 हो जाएगा, इसका भाग लगा देंगे तो h बराबर 60 बटा √3 प्लस 1, इसका परमेकड़ करेंगे तो √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1, तो h बराबर 60 √3 माइनस 1 बटा, अब एक बार प्लस एक बार माइनस है ये, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये 3 माइनस 1 बन जाएगा। तो h बराबर लिख लेना हमें 60 √3 माइनस 1 और बटा 2, 2 1 2, तो प्यारे बच्चों ये 20 बनेगा हमारा, 20 क्यों 30 हो जाएगा ना, 30, तो h बराबर निकलेगा 30 √3 माइनस 1 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था, मकान की ऊंचाई जो हमारी निकल के आ गई है। अब ये 30 दे रहा है कि 30 है कि 20 है यार, इसी में दिक्कत हो जाती है बहुत। गलत तो लगाया नहीं सवाल हमने। अब 1 मिनट रुक जाइए आप, प्रश्न तो सही है, गलती हम ही ने कर दी यार। यहाँ पे 40 माइनस एच है तो यहाँ पे 60 लिख बैठे हम, तो यहाँ पे 40 कर लीजिए, यहाँ पर भी 40 करिए, यहाँ पर भी 40 करिए, और यहाँ पर भी 40 करिए, यहाँ पर भी 40 करिए, और यहाँ पर भी 40 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ यार, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब सही हो गया हमारा, तो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 24 के बाद 25 नंबर, उसको देखिएगा, उसको कैसे हल करते हैं हम। पहले 25 नंबर देख लीजिए आप, ये रहा 25 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का बग पृष्ठ तथा शंकु का बग पृष्ठ समान है। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, अर्धगोले का बग पृष्ठ और तथा शंकु का बग पृष्ठ समान है तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है। एक बार फिर समझ लें इसको हम। एक ठोस एक शंकु के आकार का है, अच्छी बात है, जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, बात तो है सरल प्यारे बच्चों। जब कोई जैसे यानी कि अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा गया तो दोनों की त्रिज्या कैसी होंगी, समान होगी। ठीक है, चलिए समझिए। तो पहले लिख लें प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न कह रहा, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी जाएगी, शंकु तथा अर्धगोले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी कि क्या हो जाएगी, h। ठीक, शंकु की ऊंचाई h है। तो यहाँ पे हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई यानी हमें बेटा निकालना है r/h।
इसका मान निकालना है। चलिए समझिएगा। और प्रश्न में साथ में ये भी बोल रखा है शंकु, यानी प्रश्न में बोल रखा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr² और शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l ये होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा इसको हल करेंगे हम। पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर तो बचेगा 2r, इधर बचेगा l, तो ये हो जाएगा 2r बराबर, और l बराबर जो हमारा सूत्र होता है √h² प्लस r², ये तो पता ही होगा आपको। अब इधर से ये अंडरू हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, तो 2r का वर्ग बराबर ही हो जाएगा h² प्लस r²। इस प्रकार, अरे भैया इधर से ये अंडरू हटेगा तो उधर घात लग जाएगी, तो ये बनेगा जाके हमारा 4r² और बराबर h² प्लस r², तो r² को उधर ले आइए, 4r² माइनस r² बराबर h² हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 3r² बराबर h²। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 है ना, इसको लिख दो √3r का होल वर्ग ऐसे करके, क्योंकि जब ये घात हटेगी ना तो इसका अंडू हट जाएगा बराबर h²। तो प्यारे वो तो घात से घात कट जाएगी, ये घात से घात कट जाएगी, तो √3r है यार, √3r बराबर h। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 1 है, कितना 1 है, तो ये h आएगा इसके नीचे, गुणा वाली चीज भाग में पहुंचती है, तो ये बन जाएगा r/h, और ये 3 पहुंचेगा 1 के नीचे, तो 1/√3, और यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। और नई लाइन से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी r/h बराबर 1/√3। अब इसका देखते हैं आंसर क्या कहता है। हाँ ठीक, यही निकल के आ गया है। चलिए वजन से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ से आप प्रश्न नंबर 25 का अथवा उसको भी देख लीजिए। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है इसकी। पच्चीस का अथवा उसको देखिएगा। पच्चीस का अथवा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे यार ये तो बहुत ही सरल है, कहाँ बच्चों वाला सवाल दे दिया इसने, बताओ 6 नंबर में दे दिया। चलिए r बराबर 21 सेंटीमीटर। अरे भाई हमारे लिए तो बच्चों वाला है, लेकिन आप लोग तो इससे नानी की याद आ जाएगी कुछ बच्चों को। इसमें r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360। मान लगा दीजिए, पाई का मान 22/7 नीचे निकाल देते हैं, ठीक, बटा 360, और आर का मान है हमारा 21 और गुणा थीटा का मान 60। तो 60 एकन 60 और 60 छक्का 60 एकन 60 और 60 छक्का 360 होता है। अब ये हो जाएगा हमारा 7 एकन 7 और 7 3 21, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो यहाँ पे 11 गुणा 21 बचा हुआ हमारा। 11 गुणा 21 गुणा करा दीजिए, 11 एकन 11, हासिल लगी 1, 11 दूनी 22 और 23 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न नंबर 25 का हो गया अथवा।
तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आपको कमेंट में बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो बस जय हिंद, जय भारत।